किसान भाइयों, आज हम देखेंगे एक साल की गन्ने की खेती से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे निकाले, ना कि 18 महीनों की गन्ने की खेती का। 18 महीनों की गन्ने की खेती से ज्यादा उत्पादन या टनेज लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक साल, सिर्फ एक साल में गन्ने की खेती को कैसे अच्छे से तैयार करें और ज्यादा से ज्यादा टनेज कैसे लाए। उसमें हम देखेंगे जमीन की मेहनत, खाद का इस्तेमाल, स्प्रे का शेड्यूल, इसके अलावा कीटों और फंगस का नियंत्रण, पानी का इस्तेमाल, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स युक्त खाद है उनका इस्तेमाल कैसे और कब करें, गन्ने की बढ़ोतरी के लिए जो भी टॉनिक होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो कब देना है। ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ ये वीडियो बनाया है। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो जानकारी दी है इसका आप चयन करते हो तो आपके गन्ने का टनेज लगभग 70 से 100 टन प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सकता है। ये हमारी गारंटी है। बस वीडियो को आखिर तक ध्यान लगाकर देखिए, तभी आपको गन्ने की पूरी जानकारी समझ में आएगी। और किसान भाइयों, ऐसे ही खेती के बारे में नई नई जानकारी पाने के लिए अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे प्रेस कीजिए। इससे हमारी हर नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। इसके बाद अपने ग्रेट फार्मर्स इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गन्ने के खेती की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, गन्ने से अगर आपको ज्यादा उत्पादन निकालना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गन्ने की फसल ज्यादा खाना खाती है। हम गन्ने की फसल को जो खाद देते हैं वो खाद और आसानी से फसल को खाना आना चाहिए, इसीलिए मिट्टी की उर्वरकता अच्छी होना बहुत जरूरी है। मिट्टी की उर्वरकता यानी कि सॉइल फर्टिलिटी। तो ये समझ लीजिए, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन लेना है तो हम जो फसल को खाद देते हैं वो खाद फसल को आसानी से खाना आना चाहिए। और फसल तब आसानी से खाना खाएगी जब मिट्टी की उर्वरकता अच्छी होगी। अब किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरकता अच्छे से कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके दो पार्ट है। पहला खेत की मेहनत और दूसरा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खाद का इस्तेमाल। खेत की मेहनत करते समय सबसे पहले जमीन की जुताई करनी है। गहरी जुताई 1-2 बार कर सकते हो। जमीन की जुताई होने के बाद खेत में रोटर घुमाकर जमीन बुरबुरी करनी है। जमीन बुरबुरी क्यों करनी है? क्योंकि गन्ने की जो मूली होती है वो जमीन बुरबुरी होने के कारण ज्यादा फैलती है, और मूली ज्यादा फैल गई तो जमीन के अंदर का खाद्य पदार्थ और पानी ज्यादा खींच सकती है। इससे फसल की ग्रोथ अच्छे से होती है। इसीलिए गहरी जुताई करके रोटावेटर की सहायता से जमीन बुरबुरी करनी है। जमीन हमारी बुरबुरी हो गई तो ये हो गया मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने का पहला पार्ट। अब दूसरा और महत्वपूर्ण पार्ट देखते हैं, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खाद का इस्तेमाल। हम जो गन्ने की फसल को रासायनिक खाद देते हैं, वो खाद हो या फिर मिट्टी में पहले से ही मौजूदा पोषक तत्व हो, वो पोषक तत्व या फिर खाद गन्ने की फसल ऐसे ही नहीं खा पाती। इसके अलावा हम जो फसल को रासायनिक खाद देते हैं वो खाद पानी में या फिर मिट्टी में घुल मिल जाए, फिर भी वो खाद या फिर पोषक तत्व गन्ने की फसल ऐसे ही नहीं खा पाती। फिर वो खाद या फिर पोषक तत्व गन्ने की फसल को आसानी से खाने के लिए आ जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर खाद या फिर पोषक तत्व गन्ने की फसल को आसानी से खाने के लिए आ जाए, इसके लिए जमीन में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाना बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया फसल को जमीन में मौजूदा पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बैक्टीरिया के वजह से ही फसल आसानी से खाद या फिर पोषक तत्व खा सकती है। इसीलिए जमीन में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाना बहुत जरूरी है। विभिन्न खाद के लिए विभिन्न बैक्टीरिया जमीन में होने चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन फसल को उपलब्ध कराने के लिए हमारी जमीन में अजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया होना जरूरी है। फास्फोरस फसल को उपलब्ध कराने के लिए हमारी जमीन में फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया होना जरूरी है। और पोटैश की मात्रा फसल को उपलब्ध कराने के लिए पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जमीन में होना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जमीन में होते हैं, तो वो बैक्टीरिया जमीन में सही मात्रा में होने चाहिए और कुशल और कार्यक्षम अवस्था में होने चाहिए। जमीन में बैक्टीरिया की मात्रा सही रखने के लिए और वो बैक्टीरिया कुशल और कार्यक्षम अवस्था में रहने के लिए बैक्टीरिया जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो खाद्य पदार्थ जमीन में होने चाहिए। अब बैक्टीरिया कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो ध्यान दीजिए। बैक्टीरिया खाते हैं ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जमीन में ऑर्गेनिक खाद से ही आती है। किसान भाइयों ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया खाते हैं ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में ऑर्गेनिक खाद से ही आता है। अब ऑर्गेनिक खाद कौन कौन से है, तो गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद, मुर्गी का खाद, बकरी का खाद, बकरी खेत में बैठाना,
और इसके साथ हरियाली का खाद। तो दोस्तों, इन जैविक खाद का इस्तेमाल अगर हम अपने खेत में करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में बढ़ेगा और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से बैक्टीरिया की मात्रा भी बढ़ेगी। इसके साथ और ढेर सारे फायदे ऑर्गेनिक खाद के हैं। जल्दी हम देखेंगे खेत में कौन सा जैविक खाद कितना इस्तेमाल करना है। उससे पहले किसान भाइयों, एक बार आपको फिर से समझ में आ जाए इसीलिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। फसल को हम रासायनिक खाद देते हैं या फिर जमीन में मौजूदा पोषक तत्व हो, वो पोषक तत्व या फिर खाद फसल आसानी से नहीं खा पाती, इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो फसल वो खाद या फिर पोषक तत्व खाने के लिए जमीन में बैक्टीरिया होने चाहिए। बैक्टीरिया फसल को खाद प्रदान करते हैं। बैक्टीरिया की मात्रा जमीन में बढ़ाने के लिए और बैक्टीरिया को कुशल और कार्यक्षम अवस्था में रखने के लिए जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन होना जरूरी है। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जमीन में सिर्फ जैविक खाद से ही बढ़ती है, इसीलिए जैविक खाद का सही मात्रा में इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि जैविक खाद सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन ही नहीं बढ़ाता, इसके साथ जैविक खाद के ढेर सारे फायदे हैं। तो किसान भाइयों, अब हम देखेंगे विभिन्न जैविक खादों की मात्रा कितनी लेनी है। सबसे पहले गोबर का खाद अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो 18 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। इसके अलावा केंचुआ खाद 3 से 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पोल्ट्री का खाद 1 से 3 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। बकरी का खाद 1 टन के आसपास इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कुछ दिनों के लिए आप बकरी खेत में बिठा सकते हो। ये भी आने वाली फसल के लिए बहुत असरकारक साबित होता है। इसके अलावा ताग, ढेंचा, इन जैसे हरियाली के फसल का खाद भी खेत में तैयार कर सकते हो। हरियाली के खाद के लिए 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ढेंचे का बीज लेकर उसकी बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, आपके बजट के हिसाब से इनमें से कौन सी भी एक खाद आप इस्तेमाल कर सकते हो और बाद में खेत में गन्ना लगा सकते हो। ध्यान दीजिए, जैविक खाद बहुत जरूरी है, तभी रासायनिक खाद का फायदा होगा, नहीं तो ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद बर्बाद हो सकती है। आप जितना रासायनिक खाद अपने खेत में डालना चाहते हो उसके हिसाब से जमीन में जैविक खाद का इस्तेमाल करें। ये हो गया मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने का दूसरा पार्ट, जो पूरी तरह डिटेल में बताया गया है। पहला पार्ट खेत की मेहनत और दूसरा पार्ट मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खाद का इस्तेमाल। इस तरीके से खेत की मेहनत करें, खाद का इस्तेमाल करें और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाइए। किसान भाइयों, गन्ने की फसल लगाने से पहले ये 2 पार्ट जरूरी है कि नहीं कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये नॉलेजेबल पार्ट आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल जाता है। किसान भाइयों, अब देखते हैं गन्ना लगाने का सही तरीका कौन सा है। जमीन की उर्वरकता होने के बाद गन्ना लगाना शुरू करना है। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। गन्ने की फसल लगाते समय 2 लाइन के या फिर 2 बेड़ के बीच का अंतर कम से कम 4 से 4.5 फीट होना चाहिए। इससे बीच में से पावर टिलर की सहायता से गन्ने की फसल को मिट्टी लगा सकते हो, या फिर छोटे ट्रैक्टर को बीच में से घुमाकर फसल को मिट्टी की भर लगाना चाहते हो तो बीच का अंतर 6 फीट रख सकते हो। कुछ लोग 6 से 8 फीट का अंतर छोड़कर भी ज्यादा टनेज निकालते हैं, फिर भी इतना अंतर छोड़ने की जरूरत नहीं है। 4, 4.5 या 6 फीट इतना डिस्टेंस काफी है। रेजर की सहायता से बेड और नाली बनाने के बाद गन्ना लगाना है। तो गन्ना लगाते समय आप नर्सरी लगाओ या फिर गन्ना लगाओ। नर्सरी लगाते समय 2 नर्सरी के बीच का अंतर 1 से 1.5 फीट होना चाहिए। और गन्ना लगाते समय गन्ने के ऊपर जो अंकुरण होते हैं वैसे 2 अंकुरण के बीच का अंतर 30 सेंटीमीटर के आसपास रख सकते हो। किसान भाइयों, हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही ट्रीटमेंट गन्ने के ऊपर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गन्ना हम कट करते हैं तो उसके दोनों बाजू में मिठास होती है। वो गन्ना जमीन में ढक देने के बाद वहाँ पर फंगस और बाद में कीटों का अटैक हो सकता है। इसके कारण गन्ने का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता। इसीलिए बीज प्रक्रिया करना बहुत जरूरी है। बीज प्रक्रिया करते समय ज्यादा कुछ नहीं, क्लोरोफेरिफॉस और बेवेस्टिन इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बीज प्रक्रिया होने के बाद गन्ना सीधा खेत में लगाना है। अब किसान भाइयों, गन्ने की खेती करते समय सबसे महत्वपूर्ण काम होता है खाद का इस्तेमाल। फसल की कौन सी अवस्था में कौन सा खाद कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें जो खाद का टाइम टेबल बताया गया है उसका अनुकरण करके काफी हद तक आप गन्ने का टनेज बढ़ा सकते हो। किसान भाइयों, सबसे पहले गन्ना लगाने से पहले जो हम बेसल डोज डालते हैं उस बेसल डोज में कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना है इसके बारे में देखते हैं। तो गन्ना लगाने से पहले बेसल डोज में NPK 10-26-26 4 बोरी मतलब 200 kg
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 15 केजी, सल्फर 15 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट 20 से 25 केजी और ज़रूरत हो तो सिलिकॉन। ये सभी खाद गन्ना लगाने से पहले मिट्टी में मिक्स करना है और बाद में बीज प्रक्रिया करके गन्ना लगाना है। दोस्तों, गन्ना लगाने के 20 से 25 दिन बाद 50 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। उस समय जर्मिनेशन शुरू होता है, गन्ने के नए नए अंकुरन निकलना शुरू होते हैं। उस समय फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए 20 से 25 दिन बाद 50 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जैसे ही गन्ने की फसल 45 से 50 दिन की होती है तो उस समय 100 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है, क्योंकि गन्ने के नए नए अंकुरन आना जरूरी है। इसीलिए नए नए अंकुरन आने के लिए और वेजिटेटिव ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए गन्ना लगाने के 45 से 50 दिन बाद 100 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। गन्ना लगाने के बाद किसान भाइयों, अगर आपके पास बजट हो और लेबर हो तो एक प्रयोग आप गन्ने के खेत में कर सकते हो। अगर आपके पास बजट हो तभी ये प्रयोग कीजिए। तो गन्ना लगाने के बाद 65 से 70 दिन पर यूरिया 1 बोरी, NPK 24-24-0 2 बोरी, पोटैश 1 बोरी, एक खाद अच्छे से मिक्स करके गन्ने के कोन से भी एक साइड को छोटा सा गड्ढा बनाना है और उस गड्ढे में एक खाद डालकर गड्ढा ढक लेना है। अब ये प्रयोग क्यों करना है? क्योंकि इस खाद को जड़ों के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके कारण गड्ढा बनाकर खाद डालना है और वो खाद ढक लेना है। यदि ये खाद गन्ने की जड़ों में जाता है तो गन्ने की इम्यूनिटी बढ़ती है, गन्ने को खाद ज्यादा मात्रा में खाने के लिए आएगा और गन्ने का विकास और तेजी से होगा। तो ध्यान दीजिए, यूरिया 1 बोरी, NPK 24-24 2 बोरी और पोटैश 1 बोरी। अगर आपके पास बजट हो तभी इसका प्रयोग आप कर सकते हो। काफी हद तक इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। किसान भाइयों, बरसात के पहले हमें एक और डोज डालकर गन्ने के खेत में पावर टिलर घुमाना पड़ता है। तो पावर टिलर घुमाने से पहले गन्ने के खेत में कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना है इसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, पावर टिलर घुमाने से पहले गन्ने के खेत में यूरिया 2 बोरी, DAP 2 बोरी, पोटैश 2 बोरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 15 केजी, सल्फर 15 केजी और मैग्नीशियम सल्फेट 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से एक खाद अच्छे से मिक्स करना है, गन्ने के खेत में डालना है और बाद में पावर टिलर घुमाना है। किसान भाइयों, एक बहुत ही जरूरी बात जो काफी सारे किसान भाई नहीं जानते हैं, फसल को हम जो खाद देते हैं या फिर मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्व होते हैं, वो खाद या फिर मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्व कौन सी भी फसल आसानी से नहीं खा पाती। तो खाद या फिर मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्व गन्ने की फसल आसानी से खा पाए, इसीलिए मिट्टी में सही मात्रा में बैक्टीरिया होना बहुत जरूरी है। तो गन्ना लगाने के 10 से 12 दिन बाद और पावर टिलर घुमाने के 10 से 12 दिन बाद अज़ोटोबैक्टर 1 केजी, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया 1 लीटर, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ना लगाने के बाद और पावर टिलर घुमाने के बाद 10 से 12 दिन पूरे होते तो इस दौरान ये 3 बैक्टीरिया फसल को देना है। ध्यान दीजिए, गन्ना लगाने के 10 से 12 दिन बाद और पावर टिलर घुमाने के 10 से 12 दिन बाद ये 3 बैक्टीरिया फसल को देना है। इसके अलावा पावर टिलर घुमाने के 20 से 25 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट 10 केजी और बोरान 1 केजी का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, इसके बाद बारिश का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो इस दौरान महीने में एक बार 20 से 25 केजी पोटैश का इस्तेमाल करना है। पोटैश का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ 4-5 केजी अमोनियम सल्फेट या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे गन्ने का आकार बढ़ेगा, लंबाई मोटाई बढ़ेगी, ग्रीननेस दिखेगा और फोटोसिंथेसिस और अच्छे से होगी। इसके साथ पोटैश देने के कारण गन्ने का वजन बढ़ेगा। किसान भाइयों, गन्ने की फसल को जो डोज देना है वो डोज आप ऊपर से दे सकते हो और बाकी का जो खाद है वो खाद ड्रिप से या फिर जो बैरल होता है वो बैरल में खाद बनाकर उसे चाबी लगाकर चाबी से वो खाद छोड़ सकते हो। ऐसे कई सारे जुगाड़ आप अपने खेत में कर सकते हो। किसान भाइयों, गन्ने की फसल अच्छे से लाने के लिए जो खाद का टाइम टेबल बताया गया है वो खाद का टाइम टेबल आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताइए। और आप अच्छा टनेज लाने के लिए अपने खेत में कौन कौन से प्रयोग करते हैं या फिर और कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करते हैं ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये गन्ने के खाद का टाइम टेबल सही और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है वाटर मैनेजमेंट। तो दोस्तों, गन्ने को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा पानी दोगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, सही है ना? जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, सही है?
नहीं, ये गलत है। गन्ने को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। किसान भाई यहाँ पर गलती करते हैं। जितनी जरूरत होती है उतना पानी नहीं देते, जरूरत के हिसाब से ज्यादा पानी देते हैं। गन्ने को पानी कितना देना पड़ता है? तो थोड़ा थोड़ा और कंटिन्यू, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी कंटिन्यू देना पड़ता है। इसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक उत्तम उदाहरण है। ड्रिप से पानी पूरे खेत में एक समान एक मात्रा में दे सकते हो। एक एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, इसका हिसाब लाखों लीटर में है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसके लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। किसान भाइयों, अगर आप बहाव से पानी देते हो तो वहाँ पे 1 लीटर लगता होगा, तो वही पानी ड्रिप से देते हो तो 300 से 400 ml लगता है। तो इतने सारे पानी की बचत होती है। और हम ड्रिप से पानी के साथ साथ खाद भी दे सकते हैं। जब गन्ना बड़ा होता है तो बीच में जाकर खाद डालना आसान नहीं होता, तो वहाँ पे ड्रिप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं खाद के लिए। ठीक है, तो आपके पास बजट वगैरह नहीं है तो बहाव से पानी दीजिए, मगर पानी देते समय वापसा कंडीशन देकर ही पानी दीजिए। ज़्यादा कीचड़ भी नहीं करना है और ज़्यादा सूखने भी नहीं देना है, वापसा कंडीशन देकर ही पानी दीजिए। तो किसान भाइयों, गन्ना लगाने के 1-2 महीने बाद गन्ने के अंदर अर्ली शूट बोरर मतलब खोड़ कीड़ा का प्रयोग दिखाई देता है। अर्ली शूट बोरर गन्ने के अंदर का सॉफ्ट गाभा खाता है। इससे ऊपर का भाग सूख जाता है, गन्ना अच्छे से नहीं बढ़ पाता और अर्ली शूट बोरर की वजह से उत्पादन भी कम आता है। तो इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ बाकी के कीटों और फंगस का अटैक ज्यादा नहीं लेकिन कम मात्रा में हो सकता है। तो बारीकी से देखकर कीटों और फंगस का अटैक दिखे तो उसके ऊपर स्प्रे जरूर करें। ध्यान दीजिए, कीटों और फंगस का ज्यादा प्रकोप नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। किसान भाइयों, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो किसान भाई वेजिटेबल लगाते हैं या फिर फलों की खेती करते हैं, मतलब अंगूर, अनार, अमरूद, केला एक्सेट्रा, कौन सी भी वेजिटेबल हो या फलों की खेती हो, उसमें कुछ टॉनिक का इस्तेमाल वो करते हैं। तो वो टॉनिक सही मात्रा में सही समय पर गन्ने के ऊपर स्प्रे करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा। जैसे कि जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिल ग्रुप का 6B, IBA जो टॉनिक है, ऐसे टॉनिक गन्ने की फसल पर सही मात्रा में सही समय पर स्प्रे करते हो तो गन्ने के पत्तों की साइज बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। इसके कारण सूरज की रोशनी और ज्यादा मिलेगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होकर खाद और ज्यादा तैयार होगा। इसके कारण गन्ने का वजन बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसीलिए सही टॉनिक का स्प्रे सही मात्रा में सही समय पर करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक टॉनिक हम अपने खेत में भी बना सकते हैं, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन टॉनिक का स्प्रे करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप स्प्रे करने के लिए NPK या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, गन्ने की खेती के बारे में पूरी जानकारी, पूरा टाइम टेबल आपको कैसा लगा ये आप कमेंट जरूर करें। गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई सारे किसान भाई बहुत सारा खर्चा करते हैं, लेकिन हर चीज टाइम टेबल के हिसाब से फसल को मिलना बहुत जरूरी है। जैसे कि ऑर्गेनिक खाद, बेसल डोज, बैक्टीरिया, पावर टिलर की सहायता से मिट्टी लगाना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, टॉनिक, पानी, ये सही मात्रा में सही समय पर मिलने चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। तो किसान भाइयों, गन्ने की खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही खेती के बारे में नई नई जानकारी पाने के लिए अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।